हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं अभी आपको संस्कृत पेडागोजी पढ़ा रही थी। संस्कृत पेडागोजी के 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है आपको। उसी 2 वीडियो में पूरे ही 15 नंबर की जो संस्कृत पेडागोजी आती है उसका पूरा निचोड़ है। ठीक है, अगर आपने वो 2 वीडियो देख लिया और उसके बाद एक लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है प्रैक्टिस के लिए, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराया है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो यदि आपने वो 2 वीडियो देख ली तो आप मान के चलिए 15 में से 13 नंबर पक्के आपके। ठीक है, यानी पेडागोजी का सेक्शन पूरा का पूरा सिर्फ 2 ही वीडियो में कवर कर दिया मैंने, और एटलीस्ट 20 से 25 मिनट का वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी संस्कृत पेडागोजी खत्म हुआ है। अभी संस्कृत का जो गद्यांश और पद्यांश वाला आपका आता है 15 नंबर का सेक्शन, यानी 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर गद्यांश पद्यांश। तो जो 15 नंबर गद्यांश का सेक्शन आता है, गद्यांश और पद्यांश दोनों मिला करके आता है, उस सेक्शन में जो व्याकरण के हिस्से आते हैं, व्याकरण में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, केवल संधि और समास, इस 2 टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं मैंने देखा। और आपका थोड़ा बहुत उपसर्ग या पर्यायवाची जो शब्द होता है, तो वो जो पर्यायवाची शब्द होता है उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही देता है। ठीक है, जैसे हिंदी में आपको पूछ लेता है नभ का पर्यायवाची है, या फिर पृथ्वी का पर्यायवाची है, या विलोम है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये सब तो कॉमन है, ये सारी चीज़ें सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, रहा सवाल संधि और समास में, तो बच्चे थोड़ा बहुत गलती कर देते, तो इसलिए मैंने सोचा मैं हिंदी में भी आपको संधि और समास दोनों पढ़ाई हूँ, इसलिए मैंने सोचा संस्कृत में भी आपको संधि और समास पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, खासकर पेपर 2 के लिए, यानी जो जूनियर लेवल के लिए होता है 6 से 8 वाले के लिए, उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संधि और समास का टॉपिक। बाकी प्राइमरी लेवल में तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता, मैंने कहा ना कि उपसर्ग प्रत्यय पूछता है, और वो भी वो जो होता है वो पैराग्राफ के सेक्शन से ही उठा के पूछता है, अलग से नहीं पूछता है। ठीक है, आज संधि के टॉपिक पे बात करेंगे, और स्पेशली स्वर संधि। व्यंजन और विसर्ग आपको इतना हार्ड नहीं देता है, इतना टफ नहीं पूछता है, केवल स्वर संधि से ही एक वो भी पैराग्राफ से क्वेश्चंस उठा के दे देगा और पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। उसमें संधि भी नहीं पूछता है कि ये कौन सी संधि है, या ऐसा कुछ नहीं पूछता। ये हिंदी में पूछता है कि जैसे दशानन में कौन सी संधि होगी, या इस रेखांकित वाक्य में कौन सी संधि है। ठीक है, लेकिन इसमें संधि का प्रकार नहीं पूछता, उसमें शब्द आपको दिया रहता है और उस शब्द का 4 ऑप्शन दे देता है कि इसमें कौन सा इसका संधि विच्छेद है, या कौन सा इसका समास विग्रह है, इस टाइप का करके पूछ देता है। ठीक है, प्राइमरी लेवल में नहीं, जूनियर लेवल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जैसे ही आपका 2 ही टॉपिक इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संधि और समास, 2 दिन में कवर हो जाएगा। उसके बाद से हम बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं संधि की। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। संधि होती क्या है, जब 2 शब्द आपस में मिलकर के कोई विकार उत्पन्न करे, यानी 2 शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या होती है, आपकी संधि कहलाती है। और स्वर का मतलब अ आ इ ई उ। ठीक है, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, ठीक, कहने का मतलब जब 2 स्वर मिलकर के कोई अलग शब्द बनाते हैं, या जब 2 स्वर मिलकर के कोई नया शब्द बनाए, तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्वर संधि कहलाती है। और विसर्ग और व्यंजन अभी बाद में मैं व्याख्या करूंगी। स्वर संधि के आपको 5 प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। ठीक, अभी मैं सब आपको इजी तरीका बता दूंगी। स्वर संधि की पहले हम बात कर लेते हैं। स्वर का मतलब 2 स्वर आपके 13 होते हैं ऋषि को लेकर के। ठीक, और आ ई ई उ इन्हें हम स्वर कहते हैं। मैंने कहा कि जब 2 स्वर आपस में मिलकर के कोई एक तीसरा शब्द बनाए, ठीक है, या 2 स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, या जो परिवर्तन, विकार का मतलब जो परिवर्तन हो, ठीक है, शब्द में जो परिवर्तन हो, वही क्या कहलाता है, आपका स्वर संधि कहलाता है। जैसे रमाधन ईस, या कहें तो हम महाधन ईस। ठीक है, ये सब क्या हुआ, महा आ रहा है और ई आ रही है। ठीक है, तो महेश हुआ। ठीक है, वैसे रमाधन ईस रमेश हुआ। ठीक, विद्याधन आलय विद्यालय हुआ। ठीक, देखिए मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ। मैंने कहा कि 2 स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न हो वही क्या होता है, आपका स्वर संधि होती है। उदाहरण देखिए, विद्या धन आलय बराबर क्या हुआ, विद्यालय। अब देखिए
विद्यालय, इसमें देखिए विद्या आ रहा है ना, आधन आ बराबर बड़ा आ ही होगा, ठीक है। वैसे ही देखिए महाधन ईश, महा आ रहा है ना, ई आ रही है, ये देखिए आ धन ई बराबर ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका महेश, महाधन ईश बराबर महेश, ठीक। दो यहाँ पे स्वर मिल रहे हैं, दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है शब्द में, वही क्या होता है आपका स्वर संधि होती है। स्वर संधि का जो पहला प्रकार है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा, और लघु का मतलब क्या होता है छोटा, ठीक। इसी से बस समझिएगा दीर्घ हो जाए, यानी वैसे तो मैं सूत्र लिख दे रही हूँ क्योंकि संस्कृत में सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसका सूत्र जान जाइए। क्या होता है इसका सूत्र, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे, अभी मैं बता रही हूँ इसका सवर्णे दीर्घ। ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लिखूँ, अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ विद्याधन आलय और महाधन ईश, मैं यहाँ पे आपको कर दे रही हूँ, ठीक है। अकः सवर्णे दीर्घ, देखिए संस्कृत में वैसे तो महेश्वर सूत्र याद ही होना चाहिए। जब आप संस्कृत में आप अपने ऑप्शनल नंबर पेपर 2 में आपने अगर संस्कृत चूज किया है तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए क्या महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं, और ये 14 है क्या, जैसे भगवान शिव ने जब अपनी डमरू बजाई थी तो उस डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसी से क्या हुई महेश्वर सूत्र की रचना हुई। उसी 14 महेश्वर सूत्रों पे ही आधारित है आपका पूरा का पूरा संपूर्ण संस्कृत का व्याकरण। लेकिन आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ। 14 महेश्वर सूत्र अयुड़ रिलिक एओड़ एओच हैवर अट लड़ इयं गड़ नम झबड़िया घड़ दसा जबगढ़ दसा खफ छठ तव कपया सस सर हल, ठीक। ये होते हैं 14 महेश्वर सूत्र, और इन्हीं 14 महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार की रचना होती है। अब प्रत्याहार क्या होता है समझ जाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है अकः, तो पहला महेश्वर सूत्र कहता है अयुड़, अ ई उ ड़, ठीक है, ये हुआ पहला महेश्वर सूत्र। दूसरा होता है रिलिक, री ली को, ठीक है। तीसरा होता है एओण एओच, चौथा होता है, ठीक है, एओण, और चौथा होता है एओच, ठीक है ना। पांचवा होता है आपका हैवर रट लड़, हैवर रट लड़, ठीक। ऐसे ही होते हैं 14 आपके। इतना आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये आपको समझाने के लिए लिखी हूँ। देखिए क्या कह रहा है सूत्र, क्या कहता है, बस आप सूत्र समझिए। अकः सवर्णे दीर्घ यानी अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार क्या हुआ, अ और क, ये देखिए अ ई उड़ रीली को, यानी अ और क के बीच में आने वाले जितने शब्द हैं, ठीक, इनके बाद यदि सवर्ण, सवर्ण मतलब समान, यदि इनके बाद समान स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाता है दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा, मैं बार बार कह रही हूँ दीर्घ का मतलब बड़ा। तो अक प्रत्याहार अब क्या हुआ, मैंने कहा अ और क के बीच में आने वाले शब्द। तो देखिए अ ई उ ऋषि री, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा जब प्रत्याहार की बात होती है तो अंतिम वाला शब्द छोड़ दिया जाता है। मैंने अक की बात की, अक प्रत्याहार में तो ड़ शब्द छोड़ दिया और क शब्द छोड़ दिया, आखिरी वाला शब्द मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। इसमें आ क्या रहा है सिर्फ अ ई उ ऋषि और री, यानी इनके बाद यदि इन्हीं के समान शब्द रिपीट हो जाए, ठीक, तो उसका क्या होगा दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब बड़ा,
मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, देखिए, यानी अ आ ई उ ऋषि री के बाद समान स्वर आ रहा है। जैसे मान लीजिए अ के बाद अ आया तो इसका क्या होगा, दीर्घ का मतलब क्या हुआ, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद यदि समान ई ही आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। ऊ के बाद फिर ऊ आ रहा है, चाहे ऊ से ऊन वाला ऊ आ रहा है, समझिए बड़ा ही ऊ आ रहा है, तो इसका भी बड़ा ही ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अक प्रत्याहार के बाद आने वाले समान स्वर का क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। वैसे मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, अक प्रत्याहार, और ये अक प्रत्याहार क्या है, महेश्वर सूत्र से लिए गए हैं, ठीक, संस्कृत के अर्थ में। आपको यही चीज हिंदी में पढ़नी है, लेकिन ये सूत्र नहीं पढ़ने हैं, ठीक, डायरेक्ट ये नियम पढ़ने हैं। अभी मैं नियम भी आपको बताऊंगी। अक प्रत्याहार के बीच में कौन से शब्द आ रहे हैं, ई उ ऋषि री, आखिरी वाले शब्द ड और क हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके बाद समान स्वर आए हैं, मैंने कहा अ के बाद अ आ जाए चाहे बड़ा आ जाए तो उनका दीर्घ हो गया, दीर्घ का मतलब बड़ा आ हो गया, इस दीर्घ का मतलब बड़ा ई हो गई, इस दीर्घ का मतलब बड़ा उ हो गया, ऋषि का मतलब ऋषि ही रहेगा, री का मतलब री ही रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे चलते हैं। आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने आपको ये समझाया है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो भी इतना टेंशन लेने की बात नहीं, अभी आपको नियम से सब स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे, ठीक। आइए अब इसका विस्तृत रूप जान जाते हैं। नियम मैंने लिखा है, अ आ ई उ ऋषि री के बाद यदि समान स्वर आए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अ ई उ ऋषि री के बाद अगर समान स्वर आता है, अगर समान स्वर आए, ठीक है, आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, अब वो दीर्घ क्या हो रहा है, ये तो रही इसकी बात कि इसका दीर्घ हो जा रहा है। धर्म धन अर्थी मैंने लिया है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने क्या लिया है, धर्म धन अर्थी, यानी धर्मार्थी। इसका जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे ना, धर्मार्थी, धर्मार्थी। अब देखिए मैंने इसका क्या लिया, लिखा धर्मार्थी, धर्मार्थी। यहाँ क्या हो गया, बड़ा आ की मात्रा हो गई ना, तो धर्म अ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, धर्म धन अर्थी आ रहा है ना, यानी अ धन अ बराबर क्या हो रहा है, बड़ा आ, यही हो जा रहा है ना। आप देखिए ध्यान से, धर्म अ, इसके बगल में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका समान स्वर मिल रहा है, अ और अ समान स्वर मिल रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, दीर्घ हो जा रहा है। दीर्घ का मतलब मैं क्या कह रही हूँ, बार बार बड़ा। लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। सेम वैसे ही देखिए, कवि धन इंद्र, तो इसका क्या हो जाएगा, आप सिर्फ मात्राओं पे ध्यान दीजिएगा, कविंद्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषय, ठीक है। ये देखिए कवि धन इंद्र, कविंद्र लिखा मैंने। ये देखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा है, जैसे ही हमने छोटी ई और छोटी ई को मिलाया तो क्या हो गया, यहाँ बड़ी ई की मात्रा हो गई। ये बड़ी ई की मात्रा हुई ना, हम इधर से देते हैं तो छोटी ई की मात्रा कहते हैं, और जब हम इधर से देते हैं तो ये बड़ी ई की मात्रा हुई। तो अब मैं बार बार कह रही हूँ कि जब समान स्वर मिलते हैं, यानी एक जैसे ही मिल जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे भाई, दीर्घ हो जाएंगे, ठीक। तो कवि ई धन ई बराबर क्या हो गया, बड़ा ई, कविंद्र लिख दिया मैंने। वैसे ही देखिए, विद्या धन अभ्यास, विद्या आ है, बड़ा आ है ना, और यहाँ अ है, छोट अ से अनार वाला अ है, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, बड़ा आ ही होंगे, ठीक। वैसे देखिए, विद्या, विद्याभ्यास, यही होगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, विद्या आ है भाई,
बड़ा आ है ना, और अभ्यास है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ा आ। विद्या अभ्यास, यहाँ देखिए बड़ा आ की मात्रा है, ठीक है। भानु धन उदय, भानु ऊ है, देखिएगा छोटी ऊ की मात्रा है, ठीक है। भानु, यहाँ देखिएगा बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी, ठीक। भानुदय है बराबर, देखिए ये क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है, धन ऊ छोटा ही ऊ है, और ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है भाई, बड़ा ऊ की मात्रा। देखिए छोटे ऊ की मात्रा हम ऐसे देते हैं और वही बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे हो जाती है, तो जब दोनों ऊ मिल गए बड़ा ऊ हो गया तो मात्रा देखिए परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो ये हुआ आपका भानुदय। ये हुई आपकी दीर्घ संधि की बात। आपको इतना महेश्वर सूत्र और इतना नियम ओम रटने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखिए, यदि अ आ इ ऊ रे के बाद समान स्वर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। बस संस्कृत में ध्यान दीजिएगा किसका, मात्राओं का, विसर्ग का और उसके हलन का, ठीक। बात करेंगे गुण संधि की। गुण संधि का सूत्र जान जाइए, आदि गुण होता है, इसका भी सूत्र मैं आपको लिख दे रही हूँ। इसका सूत्र होता है आपका आद गुणा। अब इसका नियम जान जाइए, ये हुआ इसका सूत्र। नियम देखिए, अ आ के बाद ई या ऊ के बाद ऋषि या री होते हैं तो उनके स्थान पर ए ओ अर तथा अल हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, आदि गुणा, ठीक है। यानी अ या आ के बाद ई ऊ या ऊ के बाद ऋषि और री होते हैं तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, अ आ के बाद क्या आएगा, ई इसे ही खाएगा तो उसका ए से एंडी हो जाएगा, ठीक है। ऊ या ऊ के बाद ऋषि और ये आए तो ओ अर तथा अल हो जाते हैं। आपको उदाहरण से बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सुर धन इंद्र, सुर अ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ई आ रही है, इंद्र आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लिख करके बता रही हूँ, सुरेंद्र, ठीक। ये देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा जरा, सुर अ आ रहा है, सुर धन इंद्र, ई आ रहा है, अ और ई के बाद क्या आ रहा है, ए हो जा रहा है, ठीक है। आया समझ में, सुर अ धन ई बराबर ए, ओ आ के बाद क्या है, अगर ई आए तो ए से ए हो जाता है, ठीक। वैसे देखिए महाधन ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर, ठीक। ये देखिए महा आ के बाद क्या आ रहा है भाई, ई, बड़ी ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, महेश्वर, ए, ठीक है। महेश्वर हो गया आपका, ठीक। देव धन ऋषि और देव, अ आ रहा है ना, अ के बाद क्या आ रहा है, ऋषि, क्या कह रहा है, ओ या आ के बाद क्या है, ऋषि हो तो क्या हो जाएगा उसका, देवर्षि, और हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए देवर्षि, देवर्षि, ऐसे ही लिखते हैं ना हम, देवर्षि। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम, देव, अ के बाद क्या आ रहा है भाई, ऋषि आ रहा है, देवर्षि, क्या हो जा रहा है, और, ठीक है। ये अर हो गया। फिर क्या आ रहा है, तब धन लिकारा, तो क्या हो जाएगा, तब लकारा, तब लकार, ठीक है। ये देवर्षि होगा। यहाँ देखिए ये क्या हो जा रहा है भाई, अल हो जा रहा है। ये देखिए तब अ के बाद क्या आ रहा है, ली, लकार आ रहा है ना, तो इसका क्या हो गया, अल, ठीक। मैंने इसीलिए सबका एक एक एग्जाम्पल लिया ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। तब अ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, अ के बाद क्या आ रहा है भाई, ली आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, तब लकार। चंद्र घन उदय,
तो चंद्रोदय हो जाएगा। चंद्रोदय। इसका देखिए चंद्र अ आ रहा है, और के बाद क्या आ रहा है, चंद्रधन उदय, और के बाद उ, तो इसका क्या हो गया, ओ। ठीक है, स्पष्ट होगा आपको। चंद्र अ के बाद क्या आ जा रहा है, उ आ रहा है, और या आ के बाद ई आए, उ आए, ऋषि या री आए, तो अगर ई आएगा तो उसका क्या होगा, देखिए ई आ रहा है, देखिए यहाँ से रिलेट कीजिए, ई आ रहा है तो ए होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर ऋषि आया है तो ऋषि का क्या हो गया है, अर हो गया है। अगर री आया है तो उसका अल हो गया है, और वहीं उ आया है तो उसका क्या हो गया है, ओ हो गया है। ठीक, तो ये था आपका दीर्घ संधि और पूर्ण संधि। ठीक है, बात करेंगे वृद्धि संधि की और आपकी यण संधि की और अयाधि संधि की। आई होप ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि रेची, ये आपका क्या होगा, तीसरा प्रकार होगा। ठीक है, बात करेंगे तीसरे प्रकार की वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या हो जाना, कोई चीज का बढ़ जाना। ठीक है, देखिए लाभ हानि जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही वृद्धि और हानि समझ लीजिए। वृद्धि का मतलब बढ़ना और हानि का मतलब घटा होना। ठीक है, तो हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। वृद्धि का मतलब क्या हुआ, बढ़ जाना किसी चीज का। ठीक है, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। मैं लिख रही हूँ वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। ठीक है, ये हुआ इसका सूत्र। और यण संधि का सूत्र होता है इको एणच, इको एणच। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा यण संधि का क्या होता है, इको यणच। अब देखिए वृद्धि रेची, वृद्धि हो जाना, किसी की मात्रा में क्या हो, वृद्धि हो। तो वृद्धि कैसे होगी, एक तो बड़ा औ की मात्रा और ए से एनक वाली मात्रा से वृद्धि होती है। ठीक, देखिए अ या आ के बाद क्या आ जाए, ए ओ हो, तो उसका क्या हो जाता है, ए यानी बड़े ये हो जाएगी और बड़ा औ हो जाता है। बस यही याद रखिएगा, जहां आपको डबल मात्रा दिखी ऊपर समझ जाइएगा कि वहां वृद्धि संधि है, यानी एक मात्रा का, ये सब क्या है, एक मात्रा है, इसका क्या हो जाएगा, डबल मात्रा हो जाएगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से, वृद्धि हो जाना, किसी की मात्रा में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना, वही होती है आपकी वृद्धि संधि या वृद्धि रेची। देखिए सब में डबल डबल मात्रा लग जाएगी। अभी देखिएगा आप, महाधन औषधि, महाऔषधि, महाऔषधि। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, महा आ है ना, आ के बाद क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर के क्या कह रहा है, औ या आ के बाद क्या आ जाए, औ आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा औ। ठीक है, तो ये हो गया आपका बड़ा औ, ये हो गया महाऔषधि। ठीक, वैसे देखिए एक, एक, यहाँ देखिए अ आ रहा है, एक, अ धन एक, अ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, बड़ा ए हो जाएगा, एनक वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एकैक, एकैक, डबल मात्रा है। जहां पे आपको यहाँ डबल मात्रा दिख गई, समझ जाइएगा कि वहां वृद्धि संधि है। ये 99% होता है। ठीक, आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। जल धन ओध, तो इसका क्या हो जाएगा, जलौध, बड़ी मात्रा, जलौध, जलौधा। ये देखिए जल अ आ रहा है, धन ओ आ रहा है, ओ से ओखली वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा। ठीक है, बस मात्राओं का खेल रहता है, यही है आपका संधि। अ और ओ, ये ओ से ओखली वाला ओ है ना,
औरत, और से औरत वाला ओ हो गया, ठीक है, बड़ा ओ हो गया। न धन एवं क्या हो गया, नैवम। इसके बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। नौ ओ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऐसे ये ए वाला, सॉरी एनक वाला है, ठीक है। वैसे इसका एग्जाम्पल बड़ा पूछा जाता है, सदैव, ठीक है, सदैव हो गया आपका, फिर उसके बाद से हो गया आपका तथैव हो गया। ये सब क्या है, वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है, ये तो बहुत जाने माने एग्जाम्पल है, सदैव और तथैव हर साल आपको रिपीटेड मिलेंगे। सदा धन एव सदैव होता है, बड़ा, आप बस इतना माइंड में लेके चलिए, जहाँ ये बड़ी मात्राएं दिखी, दो मात्राएं दिखी, वहाँ वृद्धि संधि 100%। सदैव तथैव, तथा धन एव, ठीक है, तथैव हो जाता है। यण संधि की बात करेंगे, हमने कहा ई को यणच, इक प्रत्याहार के बाद यदि यण प्रत्याहार आए, ठीक है, इक प्रत्याहार के बाद क्या होता है, असमान स्वर यदि आ जाता है, ठीक, तो वहाँ क्या हो जाता है, यण प्रत्याहार। ये भी आपको महेश्वर सूत्र से इक प्रत्याहार ई उ ऋषि री आते हैं इस प्रत्याहार में, ठीक है, और यण प्रत्याहार में य व र ल आता है, ठीक। इसको इतना रटने की आपको जरूरत है, ये संस्कृत है इसलिए मैं आपको सूत्र जरूर बताते रही हूँ, लेकिन आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, आप उदाहरण को देखिए और इन शब्दों को देखिए बस। देखिए नियम देखिए, जब ई उ ऋषि री, यही 4 शब्द ध्यान में रखिएगा, जब ई उ ऋषि री के बाद कुछ भी आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, तो उसका क्या हो जाता है, य व र ल, ठीक, ये होता है यण संधि। यण संधि में थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको आधा अक्षर जरूर देखने को मिलेगा। देखिए य व र ल के आगे आधा अक्षर, ये ध्यान में रखिएगा, ये एक छोटी सी ट्रिक है, य व र ल के आगे आधा अक्षर दिख जाए तो वहाँ पे आपकी यण संधि होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यदि धन अपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका क्या हो जाएगा, यद्यपि, ठीक है, यदि धन अपि यद्यपि। यहाँ देखिए ई आ रहा है, यदि ई आ रहा है ना, छोटी ई, उसके बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, य हो गया, यद्यपि ओ, ठीक है। प्रतिधन एक, इसका क्या हो जाएगा, प्रत्येक, प्रत्येक, ये देखिए। सुधन आगतम, इसका क्या हो जाएगा, स्वागतम। अभी मैं आपको ट्रिक समझा रही हूँ। लीधन आकृति, लाकृति। अब देखिए, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, प्रति, ई आ रहा है ना, छोटी ई, प्रति, धन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, असमान स्वर, तो ई उ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, इसका भी य हो गया, प्रत्येक हो गया भाई, ठीक है। सेम ऐसे ही देखिए, सुधन आगतम, सु उ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, आगतम आ रहा है, उसके बाद असमान स्वर, तो उ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, ठीक है, स्वागतम हो गया। सेम वैसे री, री के बाद क्या आ रहा है, धन, आ रहा है, इसका क्या हो गया, लोही हो गया, लाकृति, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा कि अक्सर य व र ल के आगे क्या होते हैं, आधे शब्द होते हैं, आधे। तो ये देखिए, य के आगे क्या है, आधा तो है, वो के आगे क्या है, आधा सौ है, ठीक है। तो ये पहचानने का एक ट्रिक है यण संधि को, ठीक, वरना आप नियम याद रखे रहिए, यदि ई उ ऋषि री के बाद क्या हो जाए, ये कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका य व र ल हो जाता है, ठीक। और सेम वैसे वृद्धि का मतलब डबल मात्रा जहाँ दिख गई वहाँ वृद्धि, वृद्धि हो रही है। दीर्घ का मतलब जहाँ बड़ा मात्रा दिख गया वहाँ दीर्घ हो गया, ठीक है। और गुण का मतलब जब यदि अ आ ई यू के बाद क्या हो जाए, ए ओ, ठीक है, ऋषि री हो जाए तो उसका अल हो जाता है। एक बस आपकी रह गई आयादी संधि, उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसका सूत्र होता है यचो यवा यावा, ठीक है। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको सूत्र जानना जरूरी है, वैसे सूत्र पूछा नहीं जाता तो आप इतना प्रेशर न लीजिएगा, इतना टेंशन न लीजिएगा, और सूत्र रखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप उदाहरण को देखते चलिए। मैंने कहा दीर्घ का मतलब बड़ा, जिसमें बड़ी मात्राएं दिख जाए आपको, यानी आ की बड़ी मात्रा दिख जाए, बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए, बड़ी ई की मात्रा दिख जाए, वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक।
रिद्धि का मतलब दो बड़ी बड़ी मात्राएं दिख जाए, ए से एड़ी वाली मात्रा, ऐनक वाली मात्रा दिख जाए और औ से औरत वाली मात्रा दिख जाए अगर इसमें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। और यण में यदि य व र ल के आगे मतलब आधा शब्द दिख जाए तो वहाँ यण संधि हो जाएगी। और गुण संधि में आपको पता है और अल दिख जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे हम आयाती संधि की, उसको भी मैं अभी आपको पहचानने का ट्रिक बताती हूँ। पांचवा और आखिरी स्वर संधि के प्रकार है, ठीक है, यचो यव याव, उसको भी देख लीजिए। फिर आपका संधि समाप्त, और उसके बाद हम अगले टॉपिक में आपको पढ़ेंगे समास, ठीक है। समास क्या होता है, समास विग्रह, और उसके बाद से आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, चाहे आप टेट का पेपर दें चाहे सीटेट का पेपर दें, लेकिन 2-3 धातु रूप और आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको संस्कृत समझने में बड़ी आसानी होती है। जैसे बालक या राम का रूप आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे बालक का रूप चलता है वैसे ही राम का रूप भी चलता है। और फिर आप गुरु का रूप, ठीक है, या लता, मतलब स्त्रीलिंग में लता का रूप याद कर लीजिए, ठीक है। और इसमें धातु रूप में पठ धातु याद कर लीजिए आप, और एक क्री धातु याद कर लीजिए, एक गम धातु। ये तीनों बड़े आसान हैं, ठीक है। पठत पठता पठंती पठस पठता, अगर आपको नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब मैं बता रही हूँ, अगर आप ये 3 रूप शब्द रूप याद कर लेंगे और 3 ये धातु रूप याद अगर आप कर लेते हैं तो आपको अनुवाद करने में संस्कृत की बड़ी आसानी होती है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगी कि कैसे आप शब्द रूप या धातु रूप को पहचान सके या याद कर सकें, ठीक है। बात करेंगे हम आयादी संधि की, यचो यव याव, पांचवा प्रकार इसका आयादी। आयादी संधि, इसका सूत्र देखिए और नियम देखिए, उसके बाद उदाहरण की बात करेंगे। नियम, बोधन अक भावक, पोधन का पावक, नेधन अना नैना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। यचो यव याव, ठीक है, ये हुआ इसका सूत्र आयादी संधि, ठीक है। इसका सूत्र देखिएगा, मैंने क्या कहा, यचो यव याव, ये जो मैंने यस की तरह लिखा है इसका मतलब संस्कृत में अ पढ़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यदि ऐसे कहीं लिखा हो तो इसका मतलब अ पढ़ा जाता है संस्कृत के शब्द में, ठीक है। यचो यव याव, ठीक है, ये होता है इसका सूत्र अयादी संधि का, यानी यच प्रत्याहार। अभी मैंने बताया ना आपको सूत्र, अ ई उड़ महेश्वर सूत्र, अ ई उड़ री लिक ए उण ए उण ए ओच, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा महेश्वर सूत्र, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ए उण ए ओच हैवरट लड़ा यंगड़ नम झबड़िया, ऐसे चलता है। तो देखिए क्या कह रहा है, यच प्रत्याहार, यच, अब कैसे यच बना, य और च प्रत्याहार, इसके बीच में आने वाले शब्द, मैं बार बार कहती हूँ आपको कि ये जो आखिरी वाला शब्द होगा इसको छोड़ दिया जाएगा। अब यच के बीच में कौन कौन सा आ रहा है भाई, ए ओ, ठीक है, यानी ए ओड़, ए ओड़ और ए औच, ठीक है। तो यानी इनके बीच में कौन सी मात्रा आ रही है, ए ओ ए औ, ठीक है। ए ओड़, ये 4 शब्द आ रहे हैं ना, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, ठीक है। तो वही कह रहा है एच प्रत्याहार के वर्ण, यानी ए ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, यानी अ आ ई कुछ भी आ जाए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, य का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और औ का क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, ठीक। इसीलिए मैंने इन सब के चारों के नीचे लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, नेधन अनम, इसका क्या हो जाएगा भाई, नयनम,
नए नम। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए गै धन अक, इसका क्या हो जाएगा गायक। गो धन अनम, क्या हो जाएगा भवनम। ठीक है। नौ धन इक, क्या हो जाएगा नाविक। नाविक। अब देखिए ने क्या आ रहा है भाई, ए आ रहा है ना, ये मैं इरेज करूं महेश्वर सूत्र, आप ये देखिए ने ये आ रहा है ना, धन औ, तो क्या हो जाएगा इसका, अगर ए आए तो क्या हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी आए तो क्या हो जाएगा इसका आए। आप देख रहे हैं यहाँ नयनम हो गया ना, अय हो गया है। ठीक। गय धन अक, गय ए आ रहा है, ए के बाद क्या है ओ है, तो इसका क्या हो जाएगा गायक। ठीक है, गायक। भो धन अनम भवनम, इसका क्या हो गया आपका भो, ओ के बाद क्या आ रहा है भाई, ओ के बाद क्या आ रहा है ओ आ रहा है, इसका क्या होगा भवनम। अव हो जा रहा है ना, भवनम हो जा रहा है। फिर गौ धन इक, सॉरी नौ धन इक नाविक, तो इसका क्या हो जा रहा है नौ, ओ आ रहा है, बड़ा ओ की मात्रा आ रही है ना, और उसके बाद क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो नाविक आव हो जा रहा है, आव। ठीक है, आप देखिए सिर्फ मात्राओं पे ध्यान दीजिए। नए ए की मात्रा है ओ, ठीक है, तो ए हो गया, ए के बाद कुछ भी आ जाए स्वर तो ए हो गया। गै धन अक, गै ए आ रहा है, उसके बाद आ रहा है अक, तो गायक आय हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ आय हो जाएगा, गाय आय पढ़ रहे हैं ना, तो गाय का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बोधन अनम, तो भवनम हो जा रहा है। सिर्फ उच्चारण पे ध्यान दीजिए। नौ धन इक, तो क्या हो जा रहा है नाविक। ठीक, तो ये था आपका ए ओ के बाद कुछ भी स्वर आ जाए तो ए ओ आय औ हो जाता है। ठीक है, ये था आपका स्वर संधि के 5 प्रकार, उसके सूत्र, महेश्वर सूत्र से कैसे उसके प्रत्याहार लिए जाते हैं विथ उदाहरण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।